अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा एसी आपने परचेज़ करना है, किस कैपेसिटी में लेना है और कौन सी टाइप का लेना है। पूरी की पूरी एयर कंडीशन की जो सिलेक्शन है वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन सा एसी लेना है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पुराने दौर में अगर चले जाएँ 5 7 10 साल पहले तो विंडोज़ एसी होते थे। विंडोज़ एसी के साथ जो है ना सिंपल जो एयर कंडीशनर होते थे, जो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर जिनको कहते थे। तो आज से 5 10 साल पहले जो है ना लोग एनर्जी जो कंजप्शन है ना उस पर तवज्जो नहीं देते थे। उनकी टोटल फोकस होता था कि हमारा जो कूलिंग है ना वो सबसे बेस्ट हो। तो उसको सबसे बेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से लोग मोस्टली इंस्पायर थे और मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो वहाँ पे विंडोज़ एसी का बहुत ज़्यादा रवाज था। तो वो लोग क्या करते थे कि विंडो एसी लगा के, अगर कैपेसिटी 1 टन की भी चाहिए, 2 टन का 2.5 टन का विंडो एसी लगा के तो टका के चलाते थे और एनर्जी एफिशिएंसी की कोई परवाह नहीं थी। हमारे पाकिस्तान में भी विंडो एसी चलते रहे। फिर ऐसा दौर आया कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त एक बहुत बड़ा एक बिल बन चुका, आपकी घरों के अंदर एक मेजर कॉस्ट बन चुकी थी। तो उसके बाद जो है स्प्लिट एसीज आए। स्प्लिट एसीज में बहुत सारी वैरायटीज़ आई हैं कि लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये वो बहुत कुछ आ गया, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट वो भी नहीं थे। उनका दौर भी ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली इस वक्त जो है ना फिजिबल ही नहीं है स्प्लिट एसी, और जो आपके विंडो एसी हैं भी फिजिबल ही नहीं। इसी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आप अगर 2 टन का विंडो एसी लगाएंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। यानी कि आम नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, दुनिया में चेंज हुई, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और हमारा आज का फोकस होगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट एसी कौन सा परचेज़ किया जाए। क्योंकि हम स्प्लिट एसीज, और स्प्लिट एसी का ड्राईबैक था, मैंने भी 2016 में एक स्प्लिट एसी लगवाया था। उस वक्त मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं नया नया मिडिल ईस्ट से आया था, मैंने भी आगे स्प्लिट एसी लगवा दिया। हालांकि बड़ा लिखा हुआ था 60% एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन उसका वो भी एक एसी जो है ना अगर हम 10 से 12 घंटे चलाएं तो 500 600 यूनिट महीने के वो उड़ा देता था वो। तो उसके बाद मैंने भी फिर सोचा कि इस पर चेंज किया जाए। फिर बाद में इनोवेशन आती गई और उसके बाद जो है ना स्प्लिट एसीज जो है ना वो भी इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा सेंसिबल बंदा है ना वो परचेज नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो एक टर्म है 1 टन की, 1.5 टन की, ये कहाँ से आई है? जो जो मुझे आइडिया हुआ, ये जो मैंने स्टडी किया, जो हमने देखा है कि 1 टन जो है ना ये टर्म वहाँ से आई है कि पुराने दौर में जब एसीज वगैरह नहीं होते थे तो 1 टन जो बर्फ़ होती थी ना, उस वक्त बर्फ़ से कमरे ठंडे किए जाते थे। जो अमीर लोग थे अपने कमरों में बर्फ़ रखा करते थे तो बर्फ़ से कमरे ठंडे किया करते थे। तो इसको एक देसी लोगों को समझाने के लिए एक है कि 1 टन बर्फ़ अगर किसी कमरे में रख के वो जब पिघला के उसकी वो यानी कि पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो 1 टन जो है ना वो इतनी हीट अब्जॉर्ब करती है कि जितनी कि 1 टन का एसी हीट बाहर फेंक देता है। ये एक जनरलाइज सी एक थी आम लोगों को समझाने के लिए कि 1 टन बर्फ़, 1 टन जो है ना उसके अंदर 1000 केजीज होते हैं। यानी कि 1 टन अगर आप केजीज में लें तो 40 मन का 1 टन होता है। 40 मन बर्फ़ जो है ना उसको कमरे में रख के पिघलाएं तो जितनी वो कूलिंग करेगी उतनी कूलिंग 1 टन का एसी आपको 1 घंटे में देगा। ये तो होगी सिंपल उसकी टन टन 1 टन 2 टन ये कितनी कैपेसिटी में लगना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है कि हमने हमारा एरिया कितना है। क्योंकि मोस्टली घरों में जो है ना वो लोग आराम से जाते हैं, वो पहली दफ़ा जाते हैं, जाके देखते हैं कि भाई एक टन की प्राइस कितनी इतनी है जी, 1.5 टन की कितनी है जी, वो 40 50 हज़ार ज़्यादा होती है। वो कहते हैं यार ये 1 टन लगा लेते हैं, ठीक है ये छोटा है, सस्ता है अभी। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपको रियली बता दूं कि 1 टन वाला एसी जो है ना वो नाइटमेयर बन जाता है। क्यों? जब वो चलता है ना तो आपका कमरे का एरिया के हिसाब से वो डिज़ाइन नहीं होता, वो पूरा दिन ही चलता रहता है, पूरी रात ही चलता रहता है। और वो कूलिंग पूरी करने के चक्कर में जितना आपने टेम्परेचर सेट किया होता है पूरा पूरा दिन चलता रहता है, वो सेट नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एरिया के हिसाब से एसी कैसे लेना है। पहली बात तो एरिया के हिसाब से एसी कितनी कैपेसिटी का लेना है। आप साइंटिफिकली अभी प्रूवन हो चुकी है बात कि आप 150 स्क्वायर मीटर से 175 स्क्वायर मीटर तक मैक्सिमम जो है ना 1 टन का एसी जो है ना कूलिंग करता है। 150 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर कितना होता है? ये 12 बाई 12 का अगर आप कंपेयर करेंगे 12 बाई 12 का तो वो तकरीबन 140 बनता है। 12 बाई 13 का अगर आप कमरा एक करेंगे, 12 फुट बाई 13 फुट का एक कमरा लेंगे ना तो आप अंदाज़ा कर लें अच्छा खासा रूम होता है 12 बाई 13 फुट का। तो उसके अंदर 1 टन का एसी आपकी जो ना इकोनॉमिकल वायबल होगा। अगर इससे बड़े कमरे के अंदर आप 1 टन का एसी लगाएंगे तो वो उसका बिल और जो है ना नॉन इन्वर्टर एसी का बिल आपको सेम आएगा। ये इसकी सिलेक्शन है। इससे ज़्यादा एरिया अभी मैं एक एसी जो है ना परचेज़ करने के यानी कि इस वक्त प्रोसेस में हूँ। मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी कौन सी टाइप का और कितनी कैपेसिटी का और मैंने क्यों इतनी कैपेसिटी का लिया है।
वो आपसे शेयर करूँगा, और जब आएगा लगाने के बाद उसका बताऊँगा भी कितने टाइम में वो ट्रिप करता है क्या। तो ये यानी कि एक थंब रूल है कि आपने जो जब कमरा अपना चेक करना है, मोस्टली लोगों को पता होता है कि उनका कितने बाई कितने फुट का कमरा है, और आपने एरिया निकालने का सिंपल फार्मूला है, यानी कि आपने विन 150 स्क्वायर फुट आपका एक्सीड करेगा ना, तो आप 1 टन से आपने एक्सीड कर देनी है कैपेसिटी। 150 स्क्वायर फुट कहाँ पे, 12 बाई 12 फुट का आपका कमरा जो ना भाई, मैक्सिमम 12 बाई 13 फुट का कमरा है, एक 12 फुट बाई 13 फुट का एक कमरा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। 12 फुट बाई 13 फुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है ऑलमोस्ट। 12 बाई 12 को करेंगे 144 आता है। तो आप सेफ साइड पे मैक्सिमम भी ले जाएं तो 12 बाई 13 फुट का कमरा करेंगे, वो 155 156 स्क्वायर फुट आता है। तो वो 1 टन की कैपेसिटी मैक्सिमम आप 156 12 बाई 13 फुट के कमरे में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन होगी एरिया वाइज कि आपने कौन सा जो एसी है वो किस एरिया के अंदर लगाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि आपने कौन सा डीसी इन्वर्टर लगाना है। इसमें भी 2 टाइप के एसी हैं। जो एसी है, एसी जो सिंपल जो स्प्लिट एसी थे, अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं, सिंपल एसीज, वो तो ऑलमोस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। मोस्टली 90% लोग जिनको आइडिया है वो नहीं लगाते वो। और डीसी इन्वर्टर जो डीसी करंट के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट करंट के ऊपर चलते हैं, उनके आगे जो ना 3 टाइप के एसी होते हैं। अब डीसी इन्वर्टर्स में जो है ना, आपने जब भी एसी लेने के लिए जाना है, दुकान वाला आपको फ़ौरन जो है ना टिकाने की करेगा, वो कहेगा आप ये वाला ले लें, इसकी प्राइस कम है, ये ले लें, ये जाके आपका लगा लेंगे। लेकिन आपने उस वक्त जो है ना थोड़ा सा आपने यानी कि स्मार्ट, क्योंकि आपके पैसे हैं, आपने लॉन्ग टर्म में सोचना है कि आपके पैसे जो है ना 2-3 महीनों 4 महीनों की बात नहीं है, ये 4-5 साल जितने साल भी चलना है वो एसी की बात है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना उसकी चेक करनी है कि भाई ये कौन सा एसी है। आज मैं तीनों टाइप बता देता हूँ। 3 टाइप के मोस्टली स्प्लिट जो डीसी इन्वर्टर एसीज जो है ना इस वक्त मार्केट में है। सिंपल 1 डीसी, आप सिंपल जो डीसी इन्वर्टर एसी है ना, सबसे सिंपलेस्ट जो है 1 डीसी है। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट से आपकी सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है, और वो एसी का कंप्रेसर है। सिर्फ डायरेक्ट करंट से आपके एसी का एक सिर्फ कंप्रेसर चलेगा, वो 1 डीसी आपका एसी हो गया। उसके बाद आ जाता है 3 डीसी। 3 डीसी में क्या होगा कि आपके 3 डीसी के अंदर जो है ना आपके 3 चीज़ें जो है ना, आपका कंप्रेसर चल रहा होगा, आपकी फ़ैन मोटर चल रही होगी, और आपका एक्चुएटर वाल जो है ना वो चल रहा होगा उसके अंदर डायरेक्ट करंट डीसी करंट के साथ। ये 3 डीसी आ गया है। आपने 3 डीसी भी नहीं लेना, 1 डीसी भी नहीं लेना, ठीक है। ये दोनों जो है ना एनर्जी एफिशिएंट, चाहे वो आपको बताएं कि 80% एनर्जी एफिशिएंट है, आपने नहीं लेने, ठीक है। तीसरा जो आता है ना आपका 5 डीसी। 5 डीसी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंट होता है। 5 डीसी में क्या होता है, आपका कंप्रेसर, उसका कंप्रेसर चल रहा होता है, पहला कंप्रेसर होता है, दूसरा उसका फ़ैन मोटर होती है, तीसरे उसके जो है ना रोटेटिंग विंग्स जो होते हैं ना साइडों वाले, आपका जो ऊपर नीचे जाने के लिए जो फिन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, लेफ़्ट राइट होने के लिए जो वो चौथी चीज़ होगी, और 5वीं एक्चुएटर वाल्व होता है। 5 चीज़ें जो है ना आपकी सारी डायरेक्ट करंट के ऊपर चलेंगी। 5 डीसी में आपकी 5 चीज़ें सारी डीसी करंट के ऊपर चलेंगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। यहाँ पे भी नहीं आपने रुकना। 5 डीसी के अंदर भी जो है ना आपने कंप्रेसर्स की टाइप हैं कि आपने T3 कंप्रेसर और T5 कंप्रेसर्स लेने हैं। मोस्टली आप, जैसा कि पंजाब है हमारा, यहाँ पे इस वक्त मेरे एरिया में, मुल्तान के एरिया में इस वक्त 50 के करीब जो है ना टेम्परेचर, 50 के आगे पीछे जो है ना वो जा रहा है, यानी कि 50 टेम्परेचर तक जाता है। और आपका T3 कंप्रेसर को छेरिए उसके अंदर, वो भी थक जाता है। वो नहीं, ये टेम्परेचर बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आपने T5 कंप्रेसर में लेना है अगर आपका एरिया जो है ना हॉट एरियाज़ के अंदर है पाकिस्तान के, या कहीं पे भी आपका टेम्परेचर जो है ना 45-40 डिग्री प्लस पे जा रहा है, आपने T5 कंप्रेसर्स पे जाना है, ठीक है। T5 कंप्रेसर्स आपको हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी एफिशिएंसी देते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी देते हैं, ठीक है। ये आपने 5 डीसी लेना है, T5 कंप्रेसर लेना है, और यहाँ पे भी नहीं रुकना आपने। इसके बाद फर्दर जो है ना आपने एयर कंडीशनर्स के अंदर जो है ना EER रेटिंग है एक, आपने वो चेक करनी है। EER रेटिंग क्या है, एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग उसको कहते हैं। और वो एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग आपने चेक करना है उस कंपनी। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस वक्त जितनी भी कंपनी है, गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल कंट्रोल है नहीं। आपको पता ही है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़ें हैं, और वो भेड़ें जो है ना पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को कोलैप्स किया हुआ है। कोई चीज़ चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो लगा के भेज देता है, उसके ऊपर जो मर्जी स्टिकर लगा के भेज देता है। लेकिन फिर भी जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं ना, उनकी कोशिश करनी है कि उनका एसी लें, और उसके अंदर EER रेटिंग चेक करनी है आपने। EER एनर्जी एफिशिएंट रेशियो जो है ना वो आपकी 3.5 मिनिमम 3.4 से ऊपर होनी चाहिए। 3.4 प्लस, यानी कि अगर आपको 4 के जितना करीब मिलेगा ना, आपको उतनी 3.5 से 4 के दरमियान में आपने कोशिश करनी है कि वो लें। पहली बात आपने यानी कि DC5 जो है ना 5 DC वो एसी लेना है।
उसके बाद दूसरी चीज़ आपने T5 कंप्रेसर्स लेना है अगर आप हॉट एरिया में रहते हैं। तीसरी चीज़ आपने EER रेटिंग चेक करनी है उसकी, EER रेटिंग चेक करेंगे। ये 3 बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ जो है ना, आपने रिनाउंड ब्रांड का लेना कि एटलीस्ट वो 2 नंबरी बहुत कम करते हैं, वरना तो बहुत सारी चीज़ लोग जो है ना वो छापे पे छापा मारते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी क्वालिटी सिस्टम कुछ नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई इन कंपनीज़ को सर्वे करने का, इन कंपनीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का कोई ऑथेंटिक सिस्टम नहीं है इस वक्त। ये आपने सारी चीज़ें जो है ना जहन में रख के परचेज़ करना है आपने, कौन सा एसी आपने लेना है। इससे नेक्स्ट जो है ना आपने कोशिश करनी है कि उसकी बाकी चीज़ें भी फिज़िकली चेक करें, जो उसमें आपको कॉयल ले रहे हैं या आपकी जो गैस सर्कुलेशन वाली कॉयल्स हैं वो आपकी कॉपर की हों, वो एल्युमिनियम की या किसी और आयरन की या लोहे की किसी चीज़ की टिकाना नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों के साथ ये होते भी देखा है कि वो जेनुइन एसी की जो कॉयलें होती हैं निकाल कर सेपरेट बेचते हैं, और जो अंदर लोहे की या एल्युमिनियम की कॉयलें होती हैं डाल के उसके अंदर आपको टिका देते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने वेरीफाई करके लेनी है कि वो कॉयलें कॉपर की होनी चाहिए, ठीक है वो। और तीसरी, ब्रांड रेपुटेशन आपने इसलिए चेक करनी है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, फर्स्ट टाइम तो उनकी कॉस्ट आपको लगेगा कि वो कम पड़ रही है, लेकिन बाद में जो ही आपको कोई मसला आएगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ कि पिछले दिनों एक एक्सपीरियंस हुआ हमारी फैमिली में कि हमने एक रेफ्रिजरेटर लिया और वो हायर के डायरेक्ट आउटलेट से लिया। मोस्टली सिटीज़ के अंदर हायर के डायरेक्ट आउटलेट आए हैं, और दुकानों वाले जो है ना आपको मिसकंसेप्ट आपको कहेंगे नहीं हमारे पास है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी 2 नंबरी है, वो भी आपको शेयर करूँगा मैं अभी। तो वो जो मैं बता रहा था कि हमारी फैमिली के अंदर एक रेफ्रिजरेटर लिया, रेफ्रिजरेटर 3-4 महीने लेने के बाद उसको प्रॉब्लम आया, उसके कंप्रेसर में उसने कूलिंग छोड़ दी। तो सब कुछ हमने देख के लिया था, हम गए हैं रेफ्रिजरेटर जो है ना उसको हायर के आउटलेट के ऊपर गए हैं। जो मैनेजर था आउटलेट को, खैर बड़ा अच्छा बंदा, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, उसने बंदा भेजा अपना। 2-3 दिन लगे, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तानी फ़ौरन तो काम करते नहीं। 2-3 दिन लगे हमें कोऑर्डिनेशन में। बंदा उनका आया, टेक्नीशियन आया हायर का, उसने चेक किया, उसने कहा जी आपका कंप्रेसर जो है ना ख़राब है, जल गया, आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया। तो कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है और होती है मोस्टली। और जो है ना उन्होंने कहा कि अभी ये प्रोसेस ऐसा है कि हम इसको ना वापस भेजेंगे और आपको नया फ्रिज देंगे। उन्होंने खैर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, कोई 1 हफ्ता तकरीबन हमारा प्रोसेस लगा। उसके बाद उन्होंने सेम कैपेसिटी का, वो सेम कलर नहीं मिला हमें बस, बाकी उन्होंने सेम कैपेसिटी का जो रेफ्रिजरेटर हमें वो नया हमें दे दिया उन्होंने। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर आप डायरेक्ट उसके आउटलेट से नहीं लेते, जो उसका ऑथोराइज एजेंट से नहीं लेते, तो मैंने लोगों को खार होते देखा है जो जिनको वारंटी क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने लिया होता है एक बंदे ने लिया होता है एक थर्ड पार्टी से, उससे आगे एक और शॉप वाले ने लिया होता है। वो जब आप इस तरह का चीज़ परचेज़ करेंगे जिसकी जानने वाला, वो बड़ा आपको बताएंगे ये है वो है, लेकिन बाद में वो वारंटी क्लेम नहीं देंगे आपको। ये बात ध्यान में रखें, आप ऑथोराइज बंदे से लें और अच्छी रिनाउंड जो है ना सर्विस देख के लें, कौन सा ब्रांड जो है ना आपको आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है, ख़राब तो होती हैं चीज़ें। तो आफ्टर सेल को आपने लाजमी जो है ना वो जहन में रखना है, क्योंकि इससे आपका वास्ता पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। बाकी जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी जो है ना सब सर्च करने के बाद मुझे 2 टन का चाहिए था, क्योंकि मेरी जो स्पेस बन रही थी ना वो मेरी 300 जो है ना 300 प्लस स्पेस, 310-15 के करीब स्पेस बन रही थी। और मैंने 2 टन का जो ना हायर T5 कंप्रेसर के साथ जो 5 DC वो मैंने अभी ऑर्डर किया है। वो आएगा, आपको शेयर भी करूँगा किस टाइप का है, कैसा है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली वो परचेज़ किया अभी तकरीबन 2 दिन पहले ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं मिला था 2 टन का, तो वो मैंने परचेज़ की। मैं वैसे स्टैंडिंग जो है ना वो लेना चाह रहा था, लेकिन उसमें जो है ना मुझे प्रॉब्लम था कि TCL के अंदर मुझे जो है ना उसका हीटिंग का ऑप्शन नहीं था, उसमें सिर्फ कूलिंग वाला आ रहा था। वो इवन दराज के ऊपर 1-2 साइटों के ऊपर उन्होंने हीटिंग वाला डाला हुआ था, वो मिसलीडिंग था। मैंने जब वेरीफाई किया कॉल करके, वो कहते हैं कि हमारा हीटिंग वाला है ही नहीं। तो वो डोर्स जो स्टैंडिंग होता है, वाल स्टैंडिंग जो है ना, स्टैंडिंग यूनिट, वो मैं लेना चाह रहा था थोड़ा चेंज करने के लिए, लेकिन नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने दूसरा ही ऑर्डर किया है। वो आएगा इंस्टॉल करने के बाद। उसका भी रेटिंग 3.5 EER रेटिंग उसकी थोड़ी कम थी, बाकी सारा कुछ उसमें टॉप ऑफ द लाइन उनका है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आज की हमारी वीडियो में आपको जो है ना AC सिलेक्शन के बारे में, उसका एरिया सिलेक्शन के बारे में, उसकी टन सिलेक्शन कैपेसिटी के बारे में, और कौन सा आपने DC इन्वर्टर लेना है उसके बारे में कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर हेल्प आपकी हुई है, अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए मुझे, बाकी सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।